एक छोटा लड़का जो पक्षियों की उड़ान देखकर खुद भी आसमान में परवाज करने का सपना देखता था। बड़ा होकर यह लड़का अपने इस सपने तक तो नहीं पहुंच पाया, लेकिन उसने भारत को वो ताकत दिया जिसके बाद दुनिया का हिंदुस्तान को देखने की नजरिया बदल गया। गरीबी की मार झेल रहे परिवार को आर्थिक मदद के लिए वो लड़का अपनी पढ़ाई जारी रखते हुए घर घर जाकर अखबार बेचे। किसी को यह अंदाजा नहीं था कि अखबार बेचने वाला ये लड़का आने वाले समय में अखबार की सुर्खियां बनेगा। हम बात कर रहे हैं उस महान वैज्ञानिक, इंजीनियर और शिक्षक की जिसके दुनिया में कोई हेटर नहीं थी। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, भारत रत्न APJ अब्दुल कलाम की। वही कलाम जो कहा करते थे कि सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह जलना सीखो। एक स्टूडेंट जब उनसे सफलता का सूत्र पूछा तो उन्होंने 4 सूत्र दिए। Well, succeeding life, I have already told you. You have to do 4 things, okay? Number 1, repeat with me. Number 1, you repeat. Number 1, Great aim. great aim. I will I will continuously acquire knowledge. Continuously acquire knowledge. continuously acquire knowledge. Oh, I will do hard work. I will do hard work. I will persevere I will persevere and succeed. and succeed. Okay, that's the mantra. अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 ईस्वी को मद्रास, अब के तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था। एक साधारण तमिल मुस्लिम परिवार में जन्मे कलाम ने अपने संघर्षों की स्याही से सफलता की एक अद्भुत कहानी लिखी। कलाम के पिता जैनुलाब्दीन पेशे से नाविक थे। वो अपने नाव से हिंदू तीर्थयात्रियों को रामेश्वरम से धनुषकोडी की यात्रा कराया करती और जो कमाई होती उससे पूरे परिवार का पालन पोषण करती। वहीं उनकी माँ आसी अम्मा एक सरल और संस्कारी गृहिणी थी। वे जरूरतमंदों की मदद करती, लोगों को भोजन कराती और अपने बच्चों को ईमानदारी, अनुशासन और संस्कारों की सीख देती। अपने माँ के इन्हीं गुणों का प्रभाव छोटे कलाम के व्यक्तित्व पर गहराई से पड़ा। डॉक्टर कलाम की प्रारंभिक शिक्षा रामेश्वरम में ही पूरी हुई। जब वो 5वीं क्लास में पढ़ते थे तब उनकी जिंदगी में एक ऐसी घटना घटी जिसने उनके सपने को एक नई दिशा दे दी। एक दिन उनके विज्ञान के शिक्षक सुब्रमण्यम अय्यर क्लास में पक्षियों की उड़ान का विज्ञान समझा रहे थे, पर उनकी बातें बच्चे को समझ नहीं आया। तब अय्यर सर कुछ ऐसा कर दिए जो शायद हर शिक्षक को प्रेरणा देता है। वे सभी बच्चों को समुद्र किनारे ले गए। वहां आसमान में उड़ते हुए पक्षियों को दिखाते हुए बहुत ही सरल तरीका से पक्षियों की उड़ान के कॉन्सेप्ट को पूरे विस्तार से समझाए। उसी दिन से अब्दुल कलाम इन पक्षियों की तरह आसमान में उड़ान भरने की सपना देखने लगे। तब से कोई ऐसा दिन नहीं हुआ होगा जिस दिन कलाम समुद्र किनारे उड़ते पक्षियों को घंटों नहीं देखा हो। वो कहा करते थे कि इससे पहले कि सपने सच हों, आपको सपने देखने होंगे। कलाम की हाई स्कूली शिक्षा रामनाथपुरम के शॉर्ट्स हायर सेकेंडरी स्कूल से हुई। उसके बाद सेंट जोसेफ कॉलेज तिरुचिरापल्ली से एक सामान्य छात्र की तरह भौतिकी में स्नातक किए, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि केवल यह पढ़ाई उनके इंजीनियर बनने की लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाएगी। कुछ समय तक वो उलझन में रहे, लेकिन हार मानना उनके स्वभाव में नहीं था। अपने सपने को नई दिशा देने के लिए अब्दुल कलाम 1955 ईस्वी में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में दाखिला हेतु आवेदन कर दिए। चयन सूची में कलाम का नाम आ गया। सूची में नाम देखकर वो बहुत खुश हुए। यह उनके लिए किसी सपने के सच होने जैसा था, लेकिन खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी। दाखिले की फीस इतनी ज्यादा थी कि उनका परिवार उसे भर पाने में असमर्थ था। ऐसे समय में उनकी बहन जोहरा अपने भाई के सपने को बीच रास्ते में ही बिखरते देख उन्होंने अपने सारे गहने गिरवी रख दिए ताकि उनके भाई की पढ़ाई पैसे के कारण रुक ना जाए। शायद उन्हें भी अंदाजा नहीं था कि उनका यह त्याग एक दिन पूरे भारत का भविष्य बदलने में योगदान देगा। इस घटना ने 24 साल के कलाम को बहुत सारे जज्बातों से भर दिया। उन्होंने यह तय किया कि मैं पूरी मेहनत और लगन से पढ़ूंगा और पैसा कमाकर अपने बहन की गिरवी रखे जेवर को छुड़वाऊंगा। उस उम्र में पैसा कमाने का एकमात्र स्रोत था छात्रवृत्ति यानी कि स्कॉलरशिप। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब उनकी स्कॉलरशिप खतरे में पड़ गई। दरअसल वे एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को तय समय पर पूरा नहीं कर पाए थे। MIT के डीन ने उन्हें सख्त चेतावनी दी थी कि यदि अगले 3 दिनों के भीतर प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ तो उनकी स्कॉलरशिप रद्द कर दी जाएगी।
यह सुनकर कलाम बेहद चिंतित हो गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। लगातार दिन रात मेहनत की, बिना रुके बिना थके, और आखिरकार समय सीमा के भीतर प्रोजेक्ट पूरा कर दिया। जब उन्होंने अपना काम डीन के सामने प्रस्तुत किया तो वे कलाम से बेहद प्रभावित हुए और बोले, कलाम, तुमने असंभव कार्य को संभव कर दिखाया। यही वह समय था जब एक साधारण छात्र के भीतर एक असाधारण वैज्ञानिक आकार ले रहा था। इस तरह के असंभव परिस्थितियों में जहां एक साधारण स्टूडेंट हार मान लेता है, वहीं कलाम जैसे असाधारण विद्यार्थी इसे संभव कर ये साबित कर दिया कि एक व्यक्ति के दृढ़ता और मेहनत के सामने कोई भी काम असंभव नहीं। MIT से पढ़ाई पूरी करने के बाद अब समय था अपने सपने को असली उड़ान देने का। MIT में बिताए वर्षों ने कलाम को केवल एक इंजीनियर ही नहीं बनाया था, बल्कि उनके अंदर एक बड़े लक्ष्य के लिए जुनून भी जगा दिया था। इसी दौरान उन्होंने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL में प्रशिक्षण लिया, जहां उन्होंने विमान और एरोस्पेस तकनीक को करीब से समझा। यहीं से भविष्य के उस महान वैज्ञानिक की नींव मजबूत होने लगी, जिसे आगे चलकर दुनिया मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानने वाली थी। प्रशिक्षण पूरा करने के बाद युवा कलाम नौकरी की तलाश में निकल पड़े, लेकिन उनके दिल में एक सपना अब भी जिंदा था, भारतीय वायुसेना में शामिल होने का सपना। अपने इस सपने को लेकर वे देहरादून पहुंचे और एयरफोर्स के लिए इंटरव्यू दिए, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। केवल 8 उम्मीदवारों का चयन होना था और कलाम 9वें स्थान पर रहे। बचपन से देखा गया उनका सपना उसी दिन टूट गया। जिस आसमान में उड़ने की चाह उन्होंने बचपन से पाल रखी थी, उसी आसमान ने जैसे उन्हें ठुकरा दिया था। यह असफलता उन्हें भीतर तक तोड़ गई। वे गहरी निराशा में डूब गए। कहा जाता है कि यह उनके जीवन का वह दौर था जब वे खुद को खत्म कर देना चाहते थे, लेकिन शायद जिंदगी ने उनके लिए कुछ और बड़ा सोच रखा था। इसी मानसिक उथल पुथल के बीच वे ऋषिकेश पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात स्वामी शिवानंद से हुई। स्वामी शिवानंद ने युवा कलाम की बेचैनी और निराशा को समझ लिया। उन्होंने बड़े शांत स्वर में कहा, बेटे, निराश मत हो सकता है प्रकृति ने तुम्हारे लिए कुछ और बड़ा तय कर रखा हो। तुम प्रकृति पर विश्वास रखो। इन शब्दों ने कलाम के भीतर नई आशा जगा दी। वे ये सोचते हुए रामेश्वरम लौट आए कि आने वाला दिन और कठिन होने वाला है। जल्दी उन्हें DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक के पद पर चयन की खबर मिली। यहाँ उन्होंने सेना के लिए छोटे एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर डिजाइन से जुड़े कार्यों में योगदान दिया। हालांकि उड़ान का सपना देखने वाला कलाम DRDO में पूरी तरह संतुष्ट नहीं थे, लेकिन उन्हें एक सुकून जरूर था कि मैं खुद भले आसमान में उड़ ना सका, लेकिन किसी और की उड़ान में योगदान तो दे रहा हूँ। फिर आया 1969, जिसने उनकी जिंदगी की दिशा बदल दी। कलाम का चयन भारत की सबसे बड़ी अंतरिक्ष संस्था ISRO, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में हो गया। वहां उनकी मुलाकात महान अंतरिक्ष वैज्ञानिक विक्रम साराभाई से हुई। उनके नेतृत्व में काम करना कलाम के लिए किसी बड़े अवसर से कम नहीं था। उस समय भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम संसाधनों की कमी से जूझ रहा था। हालात ऐसे थे कि रॉकेट के पुर्जे कभी साइकिल पर तो कभी बैलगाड़ी से ले जाए जाते थे, लेकिन सीमित संसाधनों के बावजूद भारत एक बड़ा सपना देख रहा था, और उस सपने को सच करने वालों में डॉक्टर कलाम भी शामिल थे। आगे चलकर उनके नेतृत्व में भारत का पहला स्वदेशी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 तैयार किया गया, लेकिन सफलता अभी भी आसान नहीं थी। SLV-3 परियोजना का नेतृत्व डॉक्टर कलाम के लिए केवल एक जिम्मेदारी नहीं था, बल्कि यह भारत के अंतरिक्ष सपने को सच करने का एक मिशन था। SLV की पहली उड़ान असफल हो गई। जिस मिशन से पूरे देश को उम्मीदें थी, वह अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सका। चूंकि इस परियोजना के निदेशक डॉक्टर कलाम थे, इसलिए आलोचनाओं का सबसे बड़ा बोझ भी उन्हीं के कंधों पर आया। कई लोगों ने सवाल उठाए, कुछ ने इसे पैसों की बर्बादी तक कह दिया, लेकिन डॉक्टर कलाम हार मानने वालों में से नहीं थे। असफलता ने उन्हें रोका नहीं, बल्कि और मजबूत बना दिया। उन्होंने अपनी पूरी टीम के साथ फिर से तैयारी शुरू की, और फिर आया 18 जुलाई 1980, इतिहास रचने वाला एक सुनहरा दिन। एक बार फिर SLV-3 लॉन्च के लिए तैयार हुआ। इस बार उसके साथ था रोहिणी उपग्रह, और देखते ही देखते SLV-3 ने सफलतापूर्वक उड़ान भरी। आसमान की ओर जाता रॉकेट करोड़ों भारतीयों को गर्व से भर दिया था।
SLV-3 रोहिणी उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया। यह केवल एक रॉकेट लॉन्च नहीं था, यह भारत के आत्मविश्वास की उड़ान थी। इस सफलता के साथ भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया जिसके पास अपना सैटेलाइट लॉन्च करने की क्षमता थी। पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ गई। अखबारों में केवल एक ही नाम था, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। लेकिन इस सफलता का श्रेय उन्होंने कभी अकेले नहीं लिया। उन्होंने अपनी पूरी टीम को इसका श्रेय दिया और साबित कर दिया कि एक सच्चा नेतृत्वकर्ता वही होता है जो सफलता का सम्मान अपनी टीम को देता है। 1982 में डॉक्टर कलाम एक बार फिर DRDO लौट आए। अब उनके सामने एक नया मिशन था, भारत को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना। उनके नेतृत्व में इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम IGMDP की शुरुआत की गई। यह एक ऐसा मिशन था जो भारत की रक्षा शक्ति को नई पहचान देने वाला था। कई कठिनाइयों और चुनौतियों के बाद इस कार्यक्रम के तहत पहली मिसाइल बनी अग्नि, जो लंबी दूरी तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल थी। इसके बाद पृथ्वी, आकाश, नाग और त्रिशूल जैसे मिसाइलों का निर्माण किया गया। इन मिसाइलों ने भारत की सैन्य शक्ति को नई मजबूती दी। अब दुनिया भारत को एक कमजोर देश की तरह नहीं बल्कि एक मजबूत और सक्षम राष्ट्र के रूप में देखने लगी थी। इस मिशन की सफलता के बाद लोग डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहने लगे थे। एक साधारण सा दिखने वाला व्यक्ति अब भारत की ताकत का प्रतीक बन चुका था। डॉक्टर कलाम कहा करते थे, मनुष्य को कठिनाइयों की आवश्यकता होती है क्योंकि सफलता का आनंद लेने के लिए उनका होना जरूरी है। इन सब के अलावा कलाम ने एक और कमाल कार्य कर गए थे, जिसके कारण आज भारत को कोई भी देश आंख नहीं दिखा सकता। 1995 के आसपास भारत में एक बार फिर परमाणु परीक्षण की योजना बनने लगी। लेकिन भारत का परमाणु शक्ति बनने का रास्ता बिल्कुल आसान नहीं था। दुनिया के कई शक्तिशाली देश नहीं चाहते थे कि भारत परमाणु शक्ति संपन्न बने। खासकर अमेरिका, वो अपने सैटेलाइट के जरिए भारत की गतिविधियों पर लगातार नजर रखे हुए था। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट था कि भारत के पास भी परमाणु शक्ति होना ही चाहिए। उस समय वे सरकार के वैज्ञानिक सलाहकार थे और इस मिशन में उन्होंने अपना योगदान देना शुरू कर दिया। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती केवल परीक्षण करना नहीं थी, बल्कि उसे दुनिया की नजरों से छिपा कर रखना था। यह मिशन इतना गोपनीय था कि इनकी भनक तक किसी को नहीं लगनी चाहिए थी। कहा जाता है कि अमेरिकी सैटेलाइट को भ्रमित करने के लिए पोखरण से कुछ दूरी पर सेना की गतिविधियां जानबूझकर बढ़ा दी गई ताकि दुनिया का ध्यान दूसरी ओर रहे। रात के अंधेरों में वैज्ञानिक और कर्मचारी सेना की वर्दी पहनकर काम करते। सूरज निकलने से पहले ही वे वहां से वापस लौट जाते ताकि किसी को शक न हो। लगभग 2 वर्षों तक पूरी गोपनीयता के साथ तैयारी चलती रही और फिर वह दिन आ ही गया जिसका इंतजार पूरा देश कर रहा था। 11 मई 1998 राजस्थान के रेगिस्तान में बसे पोखरण की धरती पर इतिहास लिखा जाने वाला था। कुछ ही पलों बाद एक के बाद एक 3 शक्तिशाली विस्फोट हुए। पूरी धरती जैसे कांप उठी। पोखरण 2 सफल हो चुका था। इस सफलता ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। भारत अब दुनिया के उन देशों में शामिल हो चुका था जिसके पास परमाणु शक्ति थी। हालांकि अमेरिका और चीन जैसे कई देशों ने भारत की आलोचना की और कई प्रतिबंध भी लगाए, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। भारत कठिनाइयों को पार करते हुए खुद को एक मजबूत राष्ट्र के रूप में स्थापित कर चुका था। इस ऐतिहासिक सफलता के बाद डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम पूरी दुनिया में और भी अधिक प्रसिद्ध हो गए। पोखरण 2 को उनके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक माना जाता है। कलाम की कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, यह आगे बढ़ती है और एक सुंदर अध्याय बनाती है। 1999 में डॉक्टर अब्दुल कलाम सरकारी कार्यों से मुक्त हो गए और शिक्षा तथा युवाओं के मार्गदर्शन के कार्यों में जुड़ गए। लेकिन उनके जीवन में फिर आता है एक टर्निंग पॉइंट। साल था 2002। उस समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने डॉक्टर कलाम के पास कॉल की। उस समय कलाम सर छात्रों को पढ़ाने में व्यस्त थे। प्रधानमंत्री वाजपेयी ने उनसे आग्रह किया कि वे भारत के राष्ट्रपति पद को सुशोभित करें। कुछ समय सोचने के बाद डॉक्टर कलाम ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिए। पक्ष और विपक्ष के लगभग सभी राजनीतिक दलों ने उनका समर्थन किया और इस प्रकार डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति चुने गए। इस तरह भारत को पहला वैज्ञानिक और बैचलर राष्ट्रपति मिला।
डॉक्टर कलाम केवल राष्ट्रपति नहीं थे, वे जनता के राष्ट्रपति थे। उनकी सादगी, विनम्रता और सरल व्यवहार ने करोड़ों लोगों का दिल जीत लिया। ऐसा लगता था जैसे राष्ट्रपति पद की गरिमा भी उनके व्यक्तित्व से और बढ़ गई हो। 2002 से 2007 तक राष्ट्रपति पद का कार्यकाल पूरा करने के बाद डॉक्टर कलाम ने सत्ता और सुविधाओं को पीछे छोड़ दिया। वे बड़ी सादगी के साथ राष्ट्रपति भवन से बाहर निकले। उनके पास बहुत कम निजी सामान था, लेकिन अनुभव, ज्ञान और सपनों का खजाना अपार था। इसके बाद उन्होंने फिर से शिक्षण कार्य शुरू किए। वे देश के अलग अलग शहरों और संस्थानों में जाकर युवाओं को प्रेरित करते, उनका मार्गदर्शन करते और उन्हें बड़े सपने देखने के लिए प्रोत्साहित करते। वे चाहते थे कि भारत का हर युवा अपने सपने को पहचाने और देश को आगे बढ़ाने में योगदान दे। 27 जुलाई 2015 शाम का समय था। डॉक्टर कलाम IIM शिलांग में रहने योग्य पृथ्वी का निर्माण विषय पर व्याख्यान दे रहे थे, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। व्याख्यान शुरू होने के कुछ ही समय बाद अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई और वे मंच पर ही गिर पड़े। तुरंत उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर उन्हें बचा नहीं सके। इस तरह भारत ने अपना एक अनमोल रत्न को खो दिया। उनके निधन की खबर मिलते ही पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक हर तरफ लोग अपने प्रिय जनता के राष्ट्रपति को श्रद्धांजलि दे रहे थे। भारत सरकार ने 7 दिनों के राजकीय शोक की घोषणा की। 30 जुलाई 2015 को पूरे राजकीय सम्मान के साथ रामेश्वरम में डॉक्टर कलाम को अंतिम विदाई दी गई। लाखों नम्र आंखें अपने प्रिय प्रेरणा स्रोत को विदा कर रही थी। आज भी दुनिया भर के करोड़ों लोगों के आदर्श हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। उनकी सादगी, संस्कार और अनुशासन का कौन कायल नहीं होगा। रामेश्वरम का वह साधारण लड़का जिसने कभी पक्षियों को उड़ते देखकर आसमान छूने का सपना देखा था, वही लड़का आगे चलकर करोड़ों युवाओं के सपनों की उड़ान का कारण बन गया। डॉक्टर कलाम आज भले ही हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके विचार, उनका ज्ञान और उनके सपने आज भी हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। उनकी कही गई ये पंक्तियां शायद हमेशा हमें प्रेरित करती रहेगी। सपने वो नहीं होते जो हम सोने वक्त देखते हैं, सपने तो वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगला वीडियो आप किस विषय पर देखना चाहते हैं हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद।